मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी यूनिट फर्स्ट को अच्छे से डिस्कस किया था और समझा था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए थे। चलिए आज इसी श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। उसके अंतर्गत है अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जस मात पिता तस संतान उत्पत्ति, मतलब जिसके जैसे माँ बाप होते हैं उसका बच्चा भी जो होता है वो अपने माता पिता के गुणों को लिए हुए होता है या उस वंश या उस कुल के गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम कभी किसी न्यू बोर्न बेबी को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो कहते हैं माँ के जैसे लगता है, दादी के जैसे लगता है या पापा जैसे लगता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनकी संतानों में आते हैं, या हम ये कहें संतानों के लक्षण अपने माता पिता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, इस चित्र में भी हम देख रहे हैं एक सेल या एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, वो ही हमारे वंशागति का आणविक आधार है। और बाद में ये डीएनए स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं वंशागति किसे कहते हैं और विविधता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी या जो जेनेटिक्स है वो क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू, अर्थात वृद्धि करना। अब इस शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1906 में किया था। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क्स में कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर जॉन मेंडल का नाम लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का सबसे पहला प्रयोग 1906 में विलियम वेटसन ने किया। और यहाँ जो पिक देख रहे हैं आप, ये किसकी है? विलियम वेटसन की है। इनके शब्दों में अगर हम देखें आनुवंशिकी की परिभाषा, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। ये परिभाषा अक्सर पूछा जाती है एग्जाम में कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। अब अगर हम देखें, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो उल्लेख यहाँ नाम लिखा है, वो उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और टीएच मॉर्गन जो है, उन्होंने जॉन मेंडल के काम को आगे बढ़ाया, इसलिए उनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ आनु डाट मतलब आनुवंशिकी से है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन ने 1906 में किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, और एप्लीकेटरी जेनेटिक्स का जो जनक है वो टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। अब हम वंशागति, हेरिडिटी एक शब्द आता है, हेरिडिटी आनुवांशिकता। हमने पढ़ा आनुवांशिकी, अब पढ़ेंगे आनुवांशिकता, अर्थात लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी माता पिता से संतानों तक, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। इसी से बिल्कुल ठीक जुड़ा हुआ शब्द आ गया, दूसरी परिभाषिक शब्द आ गया आनुवांशिक लक्षण। सिंपल सी बात है, जब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है, तो सीधे सी परिभाषा आप बना सकते हैं कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटिकल कैरेक्टर कहा जाता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझिए क्योंकि ये बेस है। अब इसके बाद आता है वेरिएशंस या विभिन्नताएं। हमेशा संतान जो होती है अपने माता पिता की जैसे होती है, लेकिन एकदम बिल्कुल माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं हो सकती, उसमें थोड़ी और भी वेरिएशंस आते हैं, अंतर आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसको कहते हैं विभिन्नताएं। तो एक जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले विभिन्न अंतर या जो परिवर्तन है वो विभिन्नताएं अथवा विविधताएं कहलाती है। एक जाति में है सेम कैरेक्टर्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी हर जाति के हर सदस्य में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। तो ये जो विविधताएं हैं दो भागों में बांटी गई हैं। पहला है कायिक विविधता या सोमैटिक चेंजेस या फिजिकल। तो कायिक विविधता कैसी होती है?
वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, ये जेनेटिकली नहीं होती हैं। शारीरिक विभिन्नताएं जो हो गई वो कायिक विविधता होती है, उसमें किसी उपार्जित लक्षण का हो जाना या फिर कोई एक्सीडेंटली या वातावरण ताप दाब प्रभाव के कारण, प्रवसन के कारण जो विभिन्नता उस जीव में आ जाती है वो कायिक विविधता कहलाती है। अब दूसरे टाइप की जो विविधता है वो आनुवंशिक विविधताएं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस या सतत सतत विविधताएं जो होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, वो माता पिता से संतानों में जाती रहती है, स्थूल होती है, सूक्ष्म होती हैं। और दूसरी होती है असतत अर्थात डिसकंटिन्यूअस। इस प्रकार की जो विविधताएं होती हैं वो असतत होती हैं, अर्थात बड़े रूप में दिखाई देती हैं, जिसको कहते हैं ना उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, एकदम से चेंजेस आ जाना, वेरिएशंस आ जाना, वो असतत विभिन्नताओं के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आप सभी बहुत अच्छे से इनसे परिचित होंगे क्योंकि क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। इनका जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि एक साधारण किसान के परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। बाद में इन्होंने चेकोस्लोवाकिया के ब्रुन नगर में पादरी के रूप में कार्य किया। सन 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। अब मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम पूछ लेते हैं, पाइसम सटाइवम। यह मटर का कैसा नाम है? बॉटनिकल नेम है। इनके जो नियम उन्होंने जब 1856 से 1863 तक मटर के पौधों पर प्रयोग किए, अपने कुछ उन्होंने नियम बनाए, कुछ लॉज बनाए उसके ऊपर, तो वो सारे नियम जो थे 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित हुए। ये भी एक क्वेश्चन 1 मार्क के रूप में आता है या 2 मार्क्स में कि मेंडल के जो लॉज थे सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुए। तो आप लिख सकते हैं ये नियम 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित हुए। अब मेंडल के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 1900 में ह्यूगो ड्रीब्रीज, कार्ल लॉरेंस तथा ईवी शर्मा, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के कार्यों को आगे बढ़ाया और आगे जाके हमें वंशागति का आणविक आधार प्राप्त हुआ। मेंडल ने सारे प्रयोग किसमें किए? मटर में किए, है ना। तो क्यों? और उनको सफलता भी मिली इस चीज में, क्योंकि तभी उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता। तो उनकी सफलता के कारण क्या है, ये जरूर पूछे जाते हैं। ये 4 मार्क्स में भी आते हैं या 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या है, हम यहाँ देखेंगे। उन्होंने एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया, एक ही समय में, बहुत सारा वर्सैटिलिटी शो नहीं की। उन्होंने क्या किया? एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया। जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया तब फिर उन्होंने 2 लक्षणों का साथ साथ अध्ययन किया, बाद में फिर 3 लक्षणों का अध्ययन किया। दूसरा, अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण के केवल 2 स्पष्ट विरोधी रूपों को लिया, जैसे लंबा और बोना, स्पष्ट विरोधी लक्षण उन्होंने चुने। तीसरा, प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों की अलग अलग तथा सही गणना, प्रत्येक लक्षण के उन्होंने अलग अलग और सही गणना की। उनका गणित का ज्ञान, जिससे वे विरोधी लक्षणों के अनुपात का महत्व समझ सके तथा नियम की स्पष्ट विवेचना कर सके। क्योंकि जो आनुवांशिकी है उसमें थोड़ा गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप उसके अनुपात और उसको निकाल सकते हैं उसके। इसके बावजूद मेंडल स्पष्ट रूप से भाग्यशाली थे। क्यों भाग्यशाली थे? क्योंकि उस समय मेंडल द्वारा चुने गए लक्षणों में कोई भी लक्षण मात्रात्मक नहीं था, क्वांटिटेटिव नहीं था, वो मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते थे। प्रत्येक लक्षण केवल एक कारक अर्थात जीन द्वारा नियंत्रित था, हर एक लक्षण के लिए एक जीन निश्चित था या फैक्टर निश्चित था। तीसरा, मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया उनमें से कोई भी लक्षण सहलग्नता को लिंक प्रदर्शित नहीं करता था। इस कारण मेंडल बहुत भाग्यशाली थे, उन्होंने जो भी प्रयोग किए वो सफल रहे। अब हम देखें मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के कारण। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, यह भी एक क्वेश्चन में आता है।
रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव बहुत सोच विचार कर किया था। क्यों? देखें, क्योंकि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास की जो जानकारी है, उसकी जो अभिलक्षणा है, अभिधारणा है, उसको निश्चित कर लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रयोग था, तो पहला क्या था कि इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। मटर को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पौधे कैसे होते हैं? हर्ब होते हैं, यानी शाकी होते हैं और एक वर्षीय होते हैं। वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, अर्थात जो भी प्रयोग किए उनके परिणाम उनको कैसे मिले? जल्दी मिले। पौधों में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना, जिससे उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सके। इनके पुष्प तितलीकार एवं द्विलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें स्वपरागण होता है, लेकिन पुष्प की जो बनावट होती है वो इस प्रकार की कि उसमें हम पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। मटर में संकरण से प्राप्त संतानें जनक्षम या फर्टाइल होती हैं। मटर के पौधे में अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सातवां, मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में मिलते हैं। तो ये बच्चों मटर के पौधे के चुनाव के कारण थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित पारिभाषिक संकेतावली जो मेंडल ने उपयोग की और जो मेंडल के बनाए 3 नियम थे उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से नोटबुक में नोट करें और लर्न करें।